नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में जो भी आपके एग्जाम हुए थे उन्हीं के आधार पर इतिहास के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आने वाले समय में चाहे आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना हो या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में अपीयर होना है, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग हमारे देश के जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय रहे हैं उनके समय में क्या महत्वपूर्ण काम हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्लास आपकी टू दी पॉइंट होगी, यानी कि कौन सा गवर्नर जनरल था और उसके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ था, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस बार 20 फरवरी को एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग इस टेस्ट के जरिए लैपटॉप, मोबाइल या फिर हेडफोन वगैरह जीतना चाहते हैं तो आप भी इस टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए। यह जो टेस्ट है वह 20 फरवरी को होगा और इसमें खास बात यह है कि ये टेस्ट आपके तीनों एग्जाम के लिए होगा, यानी कि अगर आप चाहें तो एसएससी में, अगर आप चाहें तो बैंक एग्जाम के लिए और अगर आप चाहें तो रेलवे एग्जाम के लिए इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो आप लोग यूज करेंगे कोड KV10 और इसी के साथ में आप इस फ्री टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर फरवरी महीने में बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं, तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई कोर्स वगैरह परचेज करना है तो उसके लिए आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के जो भी कोर्स हैं उनके ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बाकी मेरी लाइव क्लास भी होती है, अगर आप लोग चाहें तो इससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब इस क्लास की हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, अगर हम लोग अंग्रेजों की बात करते हैं तो आप सभी को ये पता होगा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और वह जो कंपनी है वह भारत में आती है व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि मुख्य रूप से उनका उद्देश्य यही था कि हम लोग चलेंगे भारत में, वहाँ पर व्यापार करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे और उसके बाद में लौट आएंगे अपने देश में। लेकिन लगभग 100-150 वर्षों तक यहाँ पर व्यापार वगैरह करने के बाद में फाइनली अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि अगर हम लोग व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पर शासन भी करते हैं तो इससे हमको ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा। तो व्यापार के साथ साथ उन्होंने शासन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था और उसी क्रम में यहाँ पर शासन चलाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए एक एक करके हम लोग जो भी यहाँ पर गवर्नर या गवर्नर जनरल या फिर वायसराय बने थे उनके बारे में समझते हैं और उनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो पहले बात करेंगे वारेन हेस्टिंग की। ध्यान आपको क्या रखना है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनके समय में क्या हुआ था तो देख सकते हैं, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, यानी कि जो कुछ कमियां रही थी 1773 वाले एक्ट में उसको हटाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। पहला मराठा युद्ध भी इसी दौरान होता है 1775 से 82 के बीच में और इस मराठा युद्ध समाप्ति के बाद में साल बाई की संधि भी होती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत के बंगाल प्रांत में जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनका नाम था वारेन हेस्टिंग। उसके बाद में 1786 से कार्यकाल शुरू हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो इनका भी जो कार्यकाल है वो 1793 तक चलता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान में तीसरा मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में। और आपको पता होगा कि जब तीसरा मैसूर युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। अच्छा, युद्ध के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिलेगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में जो परमानेंट सेटलमेंट है वह भी शुरू किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी वह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा हुई थी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त हो गया या फिर हमारा जो सब्सिडरी अलायंस हो गया या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, तो इन सबको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इनको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो का उद्देश्य यही है
कि आप ये समझ पाएं कि गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन से काम हुए थे। अब चलते हैं लॉर्ड वेलेजली के पास में। तो लॉर्ड वेलेजली जिन्होंने 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसे हम लोग सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं, ये 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने ही शुरू किया था। चौथा मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के समय में ही हुआ था और इसी युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की डेथ भी होती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड वेलेजली के समय में यानी कि इन्हीं के द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है कि जो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की थी, इनसे पहले किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस के एक सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम है डुप्लो। तो डुप्ले के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। बाद में लॉर्ड वेलेजली ने भी इसको भारत में शुरू किया था। तो 1805 में लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल है ये होता है समाप्त। फिर उसके बाद में लॉर्ड मिंटो यहाँ पर बन जाते हैं 1807 से 1813 के लिए। तो इनके कार्यकाल में बस आपको कुछ खास ध्यान नहीं रखना है। इनके कार्यकाल में महाराजा रणजीत सिंह के साथ में एक अमृतसर की संधि होती है। तो ये पिछले साल CBT 2 में पूछा गया था 2-3 बार कि अमृतसर की संधि किसके साथ हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1809 में ये संधि हुई थी और किसके साथ हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ में ये संधि हुई थी। फिर कार्यकाल शुरू होता है लॉर्ड हेस्टिंग का। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल है ये चलता है आपका 1813 से 1823 तक। क्या खास उपलब्धि है इनके कार्यकाल की? तो इन्हीं के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध होता है, यानी कि जो अंग्रेज हैं ये नेपाल वाले लोगों से भी लड़ते हैं 1814 से 16 में। उसके बाद में सुगौली, आपने सुना होगा कि ट्रीटी ऑफ सुगौली जो हुई थी उसी के जरिए ये जो नेपाल है और यहाँ पर जो हमारा भारत है उसकी सीमा रेखा मार्क की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये वही सुगौली की संधि है जिसके जरिए भारत और नेपाल की सीमा मार्क की गई थी और ये संधि हुई थी 1816 में और उस समय गवर्नर जनरल थे, नाम इनका है लॉर्ड हेस्टिंग। तो रैयतवाड़ी सिस्टम ये भी इन्हीं के जरिए शुरू किया गया था। फिर बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट की। तो इनका कार्यकाल वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो पहला बर्मा युद्ध है वह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 23 से लेकर के 28 तक इन्होंने शासन किया था। फिर बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो इनका कार्यकाल तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पहले ये ध्यान रखना है कि 1828 से 35 तक इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। सती प्रथा की समाप्ति होती है 4 दिसंबर 1829 को और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जब हमारे यहाँ पर सती प्रथा समाप्त हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा एक चार्टर एक्ट लाया जाता है 1833 में। 1833 में ये जो चार्टर एक्ट आता है इसके जरिए अभी तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए आपके बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, मुंबई का हो गया, उसके अलावा आपका मद्रास का हो गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि ये जो बंगाल वाला था इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इन दोनों को इसी के अंडर में ला दिया गया था। तो ये शुरू हुआ था आपका 1833 वाले एक्ट से और उस प्रकार से हमारे भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्हीं के समय में ये एक्ट आता है और जो मैकाले की शिक्षा नीति होती है जिसको आज भी हम लोग गरियाते हैं, तो मैकाले की जो शिक्षा नीति है वह भी 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से ही शुरू होती है। फिर आता है समय लॉर्ड ऑकलैंड का। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है, पहला अफगान युद्ध इनके समय में हुआ था 1838 से 42 तक। तो बस आप यहाँ पर यही ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के पास। तो इनका भी कार्यकाल वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करें तो 1844 से 48 तक इनका समय रहा था। पहला जो एंग्लो सिख वार हुआ था मैंने आपको युद्ध वाले वीडियो में बताया था 45 से 46 तक, उस समय यही भारत के गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद में लाहौर की संधि होती है 1846 में इस युद्ध के बाद में, और कन्या भ्रूण हत्या की जो समाप्ति की जाती है, यानी इसको लेकर के जो लॉ वगैरह होते हैं उसको लागू किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण काम हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के शासन काल में। तो 1848 में इनका शासन समाप्त होता है
और फिर आता है लॉर्ड डलहौजी का। तो ये थोड़ा खतरनाक टाइप का था। देखिए 1848 में जैसे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनते हैं, इनके द्वारा सबसे पहले लाया जाता है व्यपगत की नीति, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये? तो इन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए कोई साम्राज्य है, उस साम्राज्य में कोई भी मेल वारिस नहीं है, तो उस स्थिति में वो जो साम्राज्य होगा वो ब्रिटिश इंडिया में शामिल हो जाएगा। तो इसी के अंतर्गत हमारे बहुत सारे साम्राज्य थे जिनको इन्होंने अपने में मिला लिया था। तो इसी को शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और ये बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद में जो वुड्स डिस्पैच है, आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स वुड्स नाम के एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी लॉर्ड डलहौजी को। अब चिट्ठी उस टाइप वाली नहीं थी। चिट्ठी में इन्होंने भारत में कुछ शिक्षा को लेकर के बदलाव की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जैसे प्राइमरी एजुकेशन भारत में तो मातृभाषा में चल जाएगा, लेकिन इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि जो उच्च शिक्षा भारत में हो वह आपके अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा जो पश्चिम के कला हैं, साहित्य हैं या दर्शन हैं, उन सभी को भी भारत में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वुड्स डिस्पैच के नाम से जानी जाती हैं, जो कि 1854 में आता है। फिर आपको पता होगा अप्रैल महीने में 1853 में हमारे यहाँ की पहली रेल सेवा भी शुरू होती है, और इसीलिए भारतीय रेल का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। हमारे यहाँ पर पब्लिक वर्क विभाग की भी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक वर्क विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुई थी। फिर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो 1856 में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद में 1858 का एक्ट आता है, और फिर इनको भारत का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय बना दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फिर 1858 में लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। अब क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, आइए समझते हैं। देखिए जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है 1856 वाला, वह भी इन्हीं के शासन काल में आया था। यानी कि जब इनका शासन शुरू हुआ था उसी समय ये एक्ट आया था। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का, वह भी इन्हीं के काल में ही हुआ था। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में, और यह भी इन्हीं के काल में हुई थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय हैं ये तो स्थापित हुए थे लॉर्ड कैनिंग के काल में, लेकिन ये जो सारे रिकमेंडेशन थे वो आपके वुड्स महोदय के द्वारा ही दिए गए थे। यानी कि वो जो वुड्स डिस्पैच आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, उसी सबका रिकमेंडेशन था जिसके जरिए कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। फिर बात करते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस का। तो इनसे प्रश्न वैसे ना के बराबर आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि एक भूटान का युद्ध होता है 1865 में, और मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है इसी दौरान। तो बस इतना ही आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर चलते हैं लॉर्ड लिट्टन के पास। तो लिट्टन की बात करें, ये थोड़े ये भी वैसे बेकार टाइप के आदमी थे। तो 1876 से 80 तक इन्होंने काम किया था, मतलब लगभग 5 सालों तक इनका समय रहा था। एक तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, यानी कि प्रेस के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दिए थे 1878 में। तो इसलिए इनका कार्यकाल महत्वपूर्ण है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो क्वीन विक्टोरिया हैं, उन्होंने अपने आप को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि अब वह भारत की भी राजमाता है या फिर राजकुमारी हैं। तो ये काम हुए थे लॉर्ड लिट्टन के समय में। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर चलते हैं लॉर्ड रिपन के पास में। तो लॉर्ड रिपन का जो समय है ये 1840 से 84 तक होता है। तो प्रेस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया होता है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो पहला काम तो इन्होंने यही किया था। उसके बाद में जो पहला फैक्ट्री एक्ट आता था 1881 वाला, ये भी इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है, यानी कि जो आप छोटे छोटे स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं पावर का, वह भी शुरू किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा ही। शिक्षा के ऊपर जो हंटर आयोग बना था 1882 में, वह भी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसके बाद में इल्बर्ट बिल है जो कि 9 फरवरी 1883 को पेश हुआ था। ये भी आपके लॉर्ड रिपन के समय में ही पेश हुआ था। अच्छा, इल्बर्ट बिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये जो बिल है इसके जरिए ये प्रावधान किया गया था कि अगर मान लीजिए कोई यूरोपीय, मतलब कोई अंग्रेज है जो कि दोषी है,
तो उससे जुड़े हुए मामलों की सुनवाई भारत के न्यायाधीश कर सकते हैं। और इसी के लिए जो यूरोप वाले थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया था और इसीलिए इस बिल को वापस कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट बिल से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। तो नाम से इनके समझ सकते हैं ये डफर टाइप के थे। तो 1884 से 88 तक कार्यकाल था इनका, लेकिन इनके समय में एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं, परिवर्तन हुआ था हमारे देश में कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के ऊपर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आई बटन पर आपको मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी समय वर्मा के ऊपर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। यानी कि जो आप आज म्यांमार देखते हैं, तीसरा म्यांमार युद्ध होता है और उसी के जरिए जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें म्यांमार को मिला लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये भी कारनामा हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। अब चलते हैं लॉर्ड लैंसडौने के समय में। तो इनके समय में फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 में। डूरेंट कमीशन बनता है जो कि हमारे भारत और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाता है 1893 में। और एक एक्ट आता है जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। तो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्हीं के समय में हमारे यहाँ पर पुलिस कमीशन और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर जो पुलिस आयोग है और विश्वविद्यालय आयोग है, इन दोनों की स्थापना 1902 में हुई थी और उस समय भारत के वायसराय थे, नाम इनका है लॉर्ड कर्जन। इसके अलावा भारत विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में आता है, तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही आता है। लेकिन कर्जन थोड़ा, मतलब कह सकते हैं, वो हरामी टाइप का आदमी था, तो इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये इसके कार्यकाल का, मतलब कह सकते हैं, सबसे बेकार डिसीजन था कि 1905 में इसने वो जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। फिर बात करते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड की। तो लॉर्ड मिंटो का जो समय है ये 1905 से 1910 तक रहा है। कब से कब तक? 1905 से 1910 तक इनका समय रहा है। इसी दौरान स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू होता है जो कि 1905 से 1911 तक चलता है। मुस्लिम लीग की स्थापना इसी दौरान होती है 1906 में। कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत वाले अधिवेशन में 1907 में। और मार्ले मिंटो सुधार या जो आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 है, वह भी इंट्रोड्यूस किया जाता है लॉर्ड मिंटो के समय में। तो बस आपको इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बात करें तो 1910 से 1916 तक इनका समय होता है। इसी दौरान बंगाल का विलय होता है 1911 में। आपको ध्यान रखना है, वो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसका विलय यहाँ पर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है कि दिल्ली राजधानी बन जाती है, मतलब राजधानी आपकी कोलकाता होती है, दिल्ली दरबार सजता है। उसी दौरान ये निर्णय किया जाता है कि अब राजधानी जो है वो कोलकाता की बजाय हो जाएगी दिल्ली। और इन्हीं के शासनकाल के समय हिंदू महासभा का गठन हुआ था। तो वैसे ये आप ध्यान मत रखिएगा कि किसके शासनकाल में हिंदू महासभा का गठन हुआ था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हिंदू महासभा है इसका गठन हुआ था 1915 में। अब बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। तो इनका भी समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि 1916 से 1921 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। लखनऊ समझौता 1916 वाला इन्हीं के समय हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला इन्हीं के समय हुआ था। मॉन्टेग्यू अगस्त की जो घोषणा है 1917 में इन्हीं के समय हुई थी। रॉलेट एक्ट 1919 में इन्हीं के समय आया था, जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इन सभी की जो शुरुआत है वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी 1916 से 21 के बीच में। अब बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की। तो रीडिंग जो है ये पढ़ने वढ़ने वाले थे थोड़ा सा। 1921 से 26 तक इनका समय रहा था। तो चौरा चौरी कांड 1922 में इन्हीं के समय हुआ था, जिसके बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना भी होती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1923 में। और काकोरी में जो ट्रेन डकैती होती है, जिसका नया नाम हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 वाला, ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय में ही होता है। तो ये महत्वपूर्ण साल हैं, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। फिर बात करते हैं लॉर्ड इरविन की। तो 1926 से 1931 तक इनका समय था। साइमन कमीशन, यानी कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वह आपकी 1927 में यहाँ पर आती है।
फिर नेहरू रिपोर्ट आपकी होती है 1928 में। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है 1929 में ये होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। दांडी मार्च और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय ही होता है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो एक 11 सूत्रीय समझौता है लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में, ये भी होता है 1931 को। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं लॉर्ड बिलिंगडॉन की। तो ये शायद कुछ डॉन टाइप के थे। 1931 से 36 तक इन्होंने काम किया था भारत में। सांप्रदायिक अवार्ड जो प्रस्तुत किया गया था क्लेमेंट इटली के द्वारा 1932 में, उस समय लॉर्ड बिलिंगडॉन ही यहाँ के वायसराय थे। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 और 32 में होता है, उस समय भी यही थे। पूना समझौता 1932 में इन्हीं के समय होता है। और भारत सरकार एक्ट, जिसके जरिए आपके संविधान को बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान मिले थे, वह भारत सरकार एक्ट भी लॉर्ड बिलिंगडॉन के समय में ही आया था। अब बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। तो लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें 1936 से 44 तक इनका समय रहा था। आपको पता होगा कि इसी दौरान ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है 1939 में। लाहौर प्रस्ताव पास किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा और ये सेपरेट पाकिस्तान की मांग करते हैं। क्रिप्स मिशन भेजा जाता है आपके ब्रिटेन के द्वारा, जहां से ये मांग की जाती है कि भारतीय एक बार फिर से अपना कटवाएं, यानी कि पहले विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों का साथ दें। और इसी के बाद में 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है, लाहौर प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अब बात करते हैं लॉर्ड वावेल की। तो लॉर्ड वावेल की बात करें, इनका भी समय महत्वपूर्ण है। 44 से लेकर के 47 तक इनका समय रहा था। कब से कब तक? 44 से 47 तक। CR फार्मूला इन्हीं के द्वारा दिया गया था। 1900 मतलब इन्हीं के समय में आया था 1944 में। चलिए आप लोग जरा बताइएगा CR फार्मूला था क्या। उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट भी होता है 1945 में। कैबिनेट मिशन फिर अंग्रेज भेजते हैं 1946 में। और इन्हीं के समय में भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की जाती है कि 1947 में हो जाएगा भारत आज़ाद। फिर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि आपके ब्रिटेन की सेना को संभाल रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, उनको भारत का वायसराय बनाया जाता है। 47 से 48 तक ये भारत के वायसराय होते हैं। तो जो जून 3 प्लान आता है 1947 में, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमाओं की डिमार्केशन होती है, उसके लिए जो आयोग बनता है वह भी लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही गठित होता है। और जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय भी हमारे यहाँ के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ध्यान रखिएगा। फिर विभाजन वगैरह हो जाता है तो 1948 में सी राजा गोपालाचारी हमारे भारत के पहले भारतीय और अंतिम वायसराय बनते हैं। यानी कि अगर आपसे भारतीय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो ये भारत के पहले वायसराय थे। लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो जाता है तो उसके बाद में जो वायसराय का ये पद है इसको कर दिया जाता है समाप्त। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश के पहले भारतीय और आखिरी वायसराय थे, नाम इनका है सी राजा गोपालाचारी। तो इस प्रकार से जो भी हमारे गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने जाएंगे तो ये वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटे का होगा। तो इसीलिए इसमें जो आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कैबिनेट मिशन क्या था, CR फार्मूला क्या था, ये सारे हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।